यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथियों, आप सबको स्वतंत्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पूर्व हमारे साथियों ने आज़ादी के बारे में हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जो उन्होंने जो भी हमारे लिए किया है उसके बारे में काफ़ी हद तक उन्होंने डिस्कस किया है, बताया है। जब भी हम आज़ादी का बात करते हैं तो आज़ादी का जश्न मनाना सिर्फ फहराने से पूरा नहीं होता। तो इसके पीछे हमारे काफ़ी महापुरुषों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने जो आहुति दी है उसे याद करके जब तक हम उनको नमन नहीं करेंगे तब तक हमारा आज़ादी का जश्न कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिए जिन जिन महापुरुषों ने आहुति दी है उसके बारे में लक्ष्मण ने कुछ ब्रीफ में अच्छा स्टेजेस बताई है कि हमारा फ्रीडम मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हुआ। उसके बाद में बाकी हमारे साथियों ने भी हमारे देश के प्रगति के बारे में बताया है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग हमारे हिस्ट्री में जाए। जब तक हम हमारा थोड़ा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे हमारे रूट्स पता नहीं चलेगा, हमें आगे और क्या करना है ये भी हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आपका इजाज़त हो तो मैं आपको 10-15 मिनट कुछ लेना चाहूँगा। शॉर्ट में जाएंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे कि हमारा देश को बहुत सारे हमें सुना भी है कि आज़ादी की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, और भी बहुत सारी नॉमेनक्लेचर्स थे। तो इतिहास तो काफ़ी पुराना है लेकिन हम लोग 16 से स्टार्ट करते हैं, 16th सेंचुरी से। तो उसमें शुरुआत में ये हुआ कि जो यूरोपियंस थे उनको ट्रेड करना था, ट्रेड यानी अपना बिजनेस को डेवलप करना था। तो उन्हें पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड करना है। अब स्प्रेड करने के लिए उन्हें इंडिया जैसा कोई अच्छा प्लेस हो नहीं सकता था। रीज़न था जोग्राफिकली। देखो, मैं इसलिए थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ कि शायद लावण्या की बेटी भी है और कुछ 2 बच्चे भी हैं, हो सकता है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है। बेटा हिंदी आता है आपको? तो हमने शिवाजी महाराज, झांसी बाई, भगत सिंह, सबके बारे में हम लोगों ने सुना है, बच्चों ने भी सुना है। लेकिन मैं आज कुछ चीज़ें जो डिस्कस करूँगा जो आम लोग बहुत कम जानते हैं, उनको उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए एक अच्छा लोकेशन चाहिए। अभी हम कभी शॉप डालते तो हम देखते हैं कि अच्छा प्राइम लोकेशन होना चाहिए। इसी तरह से यूरोपियन के लिए एक ज्योग्राफिकल अगर देखते हैं तो एक तरफ चाइना था, इंडोनेशिया, फिलीपींस और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज थी। तो उनके लिए उन्होंने भारत को चुना ट्रेड के लिए, और वो उसी के लिए यूरोपियंस हमारे इंडिया में आए। हालांकि उनके पहले पोर्तुगीज भी आके जा चुके थे। अब यूरोपियंस ने जब यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट किया उसके बाद में जैसे लक्ष्मण ने बताया कि प्लासी का लड़ाई हुआ, बक्सर का हुआ, उसके बाद में थर्ड पानीपत का लड़ाई हुआ, और उसके बाद में फिर 4 मैसूर की भी लड़ाई हुई। तो ये 1709 आते आते ये सब इतनी जब लड़ाई होने के बाद में इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम अंग्रेज जीते हैं। अब जीतने से उनका और हौसला बुलंद हुआ, उनको लगा कि हमारी और ताकतें बढ़ गई है, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस पीरियड में काफ़ी फुल प्लेस में आ गई। हालांकि जब ट्रेड के लिए इनिशियली आए थे तो उन्हें हम भारत को कॉलोनी नहीं बनाना था, उनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन जब आने के बाद में स्टेट स्टार्ट हुआ और बहुत सारी लड़ाइयों में जब अंग्रेजों की जीत होती गई तो उनकी ताकत बढ़ गई है। उनको लगा कि अब हम इस पर फुल फ्लेज में राज कर सकते हैं। वहीं से हमारी गुलामी की शुरुआत हो गई। अभी हम थोड़ा ईयर वाइज जाते हैं। जैसे 1857 में सब जानते हैं कि 1857 में सबसे पहला आंदोलन स्टार्ट हुआ। मंगल पांडे जी ने जो कारतूस का जो इशू था उस पर ये हुआ था, वहाँ से तो स्टार्ट हुआ। लेकिन आगे आज़ादी मिलने में हमें और 90 साल लग गए। इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिली हमें। तो उसमें हम लोग थोड़ा ब्रीफ वाइज देखते हैं कि क्या क्या इंस्टेंसेस हुए थे और किस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स को स्ट्रगल करना पड़ा, उन्हें कितनी यातनाएं भी हुई है। तो उसके बाद 1857 में जब पहला उठा हुआ, उसके बाद में सबसे पहला इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ, वो था 1885। वो ईयर बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। उसके पहले तो कोई एसोसिएशन था नहीं।
अब उसके बाद में 1885 से 1905 तक था, 20 ईयर्स में काफी लीडर्स उभर के आए। उसमें शुरुआती दौर पे मॉडरेट लीडर्स थे, जिन्हें हम लोग नरम दल के नेता कहा जाता है, नरम दल के नेता बोलते हैं। उसमें उनके लीडर्स थे दादा भाई नवरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। इनका ये मानना था कि तब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आजादी नहीं चाहती थी, वो चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ में मिलकर काम करें। अंग्रेजों को हम लोग प्यार से मनाए, और जितने भी उस पीरियड में कानून व्यवस्थाएं थी, टैक्सेशन था और बहुत सारे लैंड एक्विजिशन एक्ट, बहुत सारे और इश्यूज थे, वो हम लोग धीरे धीरे कानून को हमारे फेवर में अंग्रेजों से हम लोग बनवाएंगे, क्योंकि उस पीरियड में उनकी फौज काफ़ी स्ट्रांग थी और हमारे पास में इतने साधन नहीं थे। तो वो नरम दल के नेता ने सोचा कि हम लोग इस तरह से उनके साथ में मिलकर काम करेंगे। तो वो 1905 तक चलते रहा, 20 साल हो गए, तभी आज़ादी नहीं मिली और आगे भी अत्याचार होते रहे। तब उसके बाद में 1905 में फिर दूसरे एक दल का, इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही दूसरा एक दल उभर के सामने आता है, जिसको हम लोग एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट में आप नाम सुना होगा स्कूलों में, लाल बाल पाल सुनी होगी। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों थोड़े गर्म टाइप के नेता थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेजों के साथ में हम उनका क्यों हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनको क्यों बोलेंगे कि हमारे फेवर में अच्छे कानून बनाए, और 20 साल से तो आप कर ही रहे हैं, अभी तक तो कुछ रिजल्ट मिला नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तब से उन्होंने बोला कि हमें पूर्ण आजादी चाहिए, अब अंग्रेजों आपको यहां से भागना पड़ेगा, अब आपके दिन भर गया। तो अब गरम दल के नेताओं ने अपना स्टार्ट किया प्रोटेस्ट। उसी दौरान 1905 में एक इंसिडेंस हुआ, जो हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये तो अंग्रेजों की चाल थी, उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया 1905 में। और उसमें हुआ क्या, तो जो हिंदू और मुसलमान का दो अलग अलग जो ग्रुप्स थे, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड हुआ तो आपस में नाराजगी हुई लोगों में। तो उसके बाद में भी हमारा आज़ादी का मूवमेंट फिर कुछ देर के लिए हमारा स्टॉप हो गया। उस पीरियड में ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हो पाए। और हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी जो दो दल के नेता थे, जो मॉडरेट भी थे और कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे, आपस में भी उनका दोनों के ओपिनियन डिफरेंट थे। तो उसके बाद में उसी साल में जब पार्टीशन हुआ 1907 में, सूरत में एक स्प्लिट हुआ। वो हमारे लिए बहुत बड़ी दुखद घटना थी। सूरत में क्या हुआ, तो सूरत सेशन हुआ, जब भी हम लोग सर्कल वर्किंग कमेटी होता है ना आप लोगों का, उसी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था। अधिवेशन में मॉडरेट नेता का ओपिनियन था कि भाई हम लोग अंग्रेजों के साथ में ही करेंगे, हम इतने सक्षम नहीं है कि हम अपना खुद का कानून बनाएंगे और हम लोग अपने देश को भी चला सकते हैं, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, तो हम उनके साथ चलेंगे। और एक एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि नहीं, हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, हम हमारे हिसाब से कानून बनाएंगे, हम हमारे हिसाब से देश चलाएंगे। वो दोनों का आपस में नहीं पड़ने से वहां पे स्प्लिट हो गया और दो ग्रुप अलग हो गए। उससे हमें आने वाले अगले 7 साल तक कोई ज्यादा अचीवमेंट हमारा एसोसिएशन नहीं कर पाया, क्योंकि उस पीरियड में हमारे देश के लोगों की एक ही उम्मीद थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरा तो कोई पार्टी था नहीं जो अंग्रेजों के साथ में निगोशिएट कर सके, बात कर सके। तो जब इन दोनों का आपस में नहीं पड़ा, मतलब कहने का इसलिए बता रहा हूँ कि हम भी जब कोई ग्रुप में होते हैं, यूनिटी होती है तो ज्यादा ताकतवर होती है। जब अलग हो जाते हैं, हमारा यूनिटी नहीं रहता है, तो हमारे ताकत भी कम हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल्स है जिसे आज भी हम लोग सीख ले सकते हैं। तो उसमें 7 साल लग गए। उसके बाद में 1916 में एक हिस्टोरिक सेशन हुआ, वो हुआ लखनऊ में। उसमें क्या हुआ कि जब बंगाल का सेपरेशन हुआ था तो वहाँ मुस्लिम लीग अलग फॉर्म होना चालू हो गई थी, क्योंकि हिंदू को अलग और मुसलमान को अलग कर दिया था। तो मुस्लिम लीग और हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों साथ में आ गए 1916 में। और वहाँ पे फिर हमारा एक ताकत बढ़ा, वो एक हमारे लिए काफ़ी एक हिस्टोरिकल मोमेंट रहा। और उसी पीरियड में गांधी जी, जैसे लक्ष्मण ने बताया कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे ट्राइबल्स के जो बहुत सारे अत्याचार होते थे, उनके खिलाफ उनका मूवमेंट चालू था 1915 में। और उसी पीरियड में 1917 में फिर भारत में गांधी जी आए, उन्होंने अपना फिर सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। वो हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू था, क्योंकि हम अंग्रेजों के साथ में हम इतने ताकतवर नहीं थे, हमारे देश के लोग, कि उनसे डायरेक्ट फाइट कर सके, उनको पकड़ के मार के लाठियों से भगा सके, उनके पास में गोला बारूद सब कुछ था। तो गांधी जी का जब एंट्री हुआ तब हमें एक नया ताकत मिला। और लक्ष्मण ने अच्छा बताया कि चंपारण
चंपारण सत्याग्रह, उसके बारे में बता सकता है कोई कि क्या था एक्चुअली थोड़ा डिटेल में? चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था, जानते हो बेटा? तो चंपारण सत्याग्रह में बिहार में चंपारण प्लेस है, वहाँ पे एक्चुअली अंग्रेजों का जो लैंड एक्विजिशन और एग्रीकल्चर का जो पॉलिसीज थी वो ये थी कि आपकी जमीन है, हमारी ओन लैंड है, हम लोग वहाँ पे खेती कर सकते हैं, लेकिन खेती में वही हम पका सकते हैं, उगा सकते हैं जो हमारे खाने की चीज नहीं है। मतलब गेहूं चावल आप नहीं पका सकते, आपको इंडिगो पका वहाँ पे करना है, इंडिगो के साथ में आपको कॉटन करना है, क्योंकि वो तो खा नहीं सकते, लेकिन कॉटन की डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में बहुत थी, फ्लावर ये सब था, और इंडिगो उनको कलर्स के लिए चाहिए था जो जिससे नील बनता है, तो इनकी डिमांड थी। तो अब वहाँ पे लोगों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं है, और अंग्रेज बोलते कि आपका जितना जमीन का है 2/3 हिस्से में आप लोगों को इंडिगो कॉटन को ये कराना है। तो गांधी जी ने फिर वहाँ जब देखा उनके हाल, 15-15 दिन से वो खाना नहीं खाए थे वहाँ के किसान, तब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया सबसे पहला, और उसमें काफी लोगों ने ये किया, और उनका टूल ये था कि भाई हम आपको मारेंगे पीटेंगे नहीं, बस हम आपको रोकेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन हम अहिंसा नहीं करेंगे। और वहीं से हमारा एक आजादी का जो मूवमेंट है बहुत स्ट्रांग हुआ, और उसके बाद में उसी वक्त हम गांधी जी को फिर एक हीरो के रूप में पूरा देश जानने लगा। उसी दौरान 1919 में एक मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया जो अंग्रेजों ने किया। एक्चुअली तब जब अंग्रेजों ने ये था कि एवरी 10 ईयर्स में नया नया कानून बनेगा, तो 1919 में उन्होंने मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया। उसमें उन्होंने कुछ हमारा जो सिस्टम को बांट दिया, उसमें सेंट्रल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं और प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स को दोनों को अलग अलग कर दिया। बोला कि प्रोविंस के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, जो भी पॉलिसीज रहेंगी, वो वायसराय के कंट्रोल में रहेगी, उसमें इंडिया का कोई रोल नहीं रहेगा। और हमारे जो 1885 से हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मॉडरेट नेता थे, जो अंग्रेजों साथ में ऑलरेडी टॉक कर ही रहे थे और बोल ही रहे थे कि भी हमारे लिए कानून बनाइए। अब ये कानून में हमारे कुछ फायदे का था नहीं है, इवन उन्होंने अपना पूरा प्रोविंशियल के पावर्स भी अपना वायसराय को दे दिए है। तो तब हमें लगा कि अभी हमें अंग्रेजों ने फिर से धोखा दिया है, और जो उन्होंने प्यार से बात करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उसके बाद में फिर 1990 में एक और रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने पेश किया। वो रॉलेट एक्ट सबसे खतरनाक था। उसका इम्पैक्ट जानते हैं? रॉलेट एक्ट का जो जालियनवाला बाग जो है वो रॉलेट एक्ट का ही नतीजा है। अब उसमें ये हुआ था रॉलेट एक्ट में कि जो लोग भी मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे या हिंसक इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, उनको क्या करेगा ब्रिटिश पुलिस? उनको अरेस्ट करेगा, जेल में डाल देगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई कोर्ट में पेशी नहीं होगी। बाकी जुर्म के लिए तो था, कानून था, लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए नहीं था। तो उसके लिए काफी प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद में वहां पे जब जालियनवाला बाग हत्याकांड में काफी लोगों ने उसी के लिए प्रोटेस्ट किया था कि ये हमें कानून नहीं चाहिए, इसमें तो आप किसी को भी कुछ भी ब्लेम करके कुछ भी एक्टिविटीज का नाम बहाना बना के आप आपको जेल में डालोगे। तो उसको बायकॉट करने के लिए जब ये प्रोटेस्ट किया, तो आप जानते हैं जालियनवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ। जनरल डायर ने तो सबको फायर करके कितना हिंसा कर दिया, और तब हमारे देश की जनता भड़क गई। उनका तो एक्चुअली खून तो खोल ही रहा था, लेकिन सबको गुस्सा आता है, लेकिन जब यूनाइट नहीं होंगे, एक प्रॉपर आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, तब क्या करोगे? तो उसके बाद में फिर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फिर स्टार्ट किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने ये सोचा कि अंग्रेजों की जितनी भी पॉलिसीज है या उनके स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हम उसको बायकॉट करेंगे। उनके कोई भी चीज को हम लोग यूज नहीं करेंगे, मतलब उनको हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया, लेकिन उनको लगा कि इससे तो थोड़ा सा अंग्रेज झुक जाएंगे और कुछ हमारे लिए फेवर में कानून बनाएंगे। लेकिन उसी दौरान एक चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ, आपने बोला ना लक्ष्मण, चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ 1922 में। उसमें क्या हुआ, यूपी में गोरखपुर पुलिस स्टेशन था, लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, 22 पुलिस वाले को पूरा जिंदा जला दिया। अब इसके बाद में अंग्रेजों ने फिर सबको पकड़ पकड़ के, जो मॉडरेट नेता को नहीं पकड़ा उन्होंने, क्योंकि मॉडरेट नेता पहले से ही अंग्रेजों के साथ में थे, जो भी कानून बनता था ये उनके पार्टिसिपेट करते थे, उनका सलाह लेते थे। इन्हें नहीं पकड़ा गया। पकड़ा किसको गया? जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो खुले विरोध करते थे, बोलते कि आप भागिए हमारे देश से, हमें आप नहीं चाहिए।
डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए, हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। इनको पकड़ पकड़ के जेल में उन्होंने डालना चालू कर दिया। उसके बाद में गांधी जी को लगा कि अभी अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कंटिन्यू करते हैं, देश में और हिंसा बढ़ेगी। पुलिस अपना ब्रिटिश तो चाहता है कि हम सभी नेता को और उनको टॉर्चर करें, उनको डालेंगे, तो हमारा जो मूवमेंट है आज़ादी का वो कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा। वायलेंस को कम करने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फिर उन्होंने स्टॉप कर दिया। और उसके बाद में एक तरह के गांधी जी ने फिर सन्यासी ले लिया जैसा हो गया 1922 में। उसके बाद में आता है रिवॉल्यूशनरी फेज, जब सभी नेता को पकड़ पकड़ के इन्होंने जेल में डालना चालू किया, तो उसमें नया एक यंग जोश, जो यंग जनरेशन बोलते हैं, वो सामने आया। चंद्रशेखर आजाद, उनकी टीम, वो आगे आए। उन्होंने फिर भगत सिंह, आसिफुल्ला खान, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी आगे का इतिहास हम बनाएंगे, हम इनको भगाएंगे। तो उसी दौरान फिर इन्होंने सोचा कि हमें तो फाइट तो करना है, अब हम प्यार से नहीं मांगेंगे, हम लड़ाई करेंगे। लड़ाई करने के लिए कुछ तो दारू गोला चाहिए, बंदूक चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए, पैसा चाहिए। वो कहाँ से आएगा? इनके पास तो था नहीं। इन्होंने सोचा कि हम ट्रेन लूटें। तो उन्होंने फिर जो काचोरी इंसिडेंस बोलते हैं, उसमें ट्रेन लूटने का प्लान किया कि उसमें से जो जेवर जवाहरात आएंगे उससे हम लोग अपना वेपन्स वगैरह परचेस करके उनके साथ में करेंगे। इंटेंशन तो ठीक था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने उसको सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला। आजाद चंद्र बोस एस्केप हो गए, थोड़ा सा वहाँ से निकल गए। उसके बाद में फिर भगत सिंह ने एक नया पार्टी फॉर्म किया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने मिलकर फिर उसको और पंजाब में और बंगाल में उस पीरियड में मतलब इंडिया का जो नॉर्थ कंट्री था वो ज़्यादा एक्टिव था उस पीरियड में आज़ादी के इसमें। पंजाब और बंगाल में काफ़ी सारा उन्होंने प्रोटेस्ट किए और सोचा कि अभी हम लोग फुल फ्लेज में आज़ादी का स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद में भी काफ़ी सारे साइमन कमीशंस आए हैं। फिर उसके बाद में वो भी मैं ज़्यादा डिटेल में लूँगा नहीं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा सुस्त हो रहे हैं, है ना। तो साइमन कमीशन है। उसके बाद में उसका भी था कि इंडियन का एक भी मेंबर नहीं था, 7 थे। और ये आगे मतलब बहुत सारे बीच में इंसिडेंट्स हुए हैं। तो अंग्रेजों ने फिर नया बीच में कानून लाया कि अनटचेबल्स को हम लोग एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। अब अनटचेबल्स को देंगे बोले तो गांधी जी को गुस्सा आया, भाई हमें तो सेपरेट नहीं चाहिए। हरिजन्स मतलब हरि के लोग हैं ना, हरिजन्स मतलब हरि की जनता, उनके लिए हमको सेपरेट नहीं चाहिए। फिर उन्होंने फिर अपना उपवास चालू किया, आमरण उपोषण स्टार्ट किया। फिर पुनः पैक्ट हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि नहीं, हम विड्रॉ करते हैं, हमें अनटचेबल्स के लिए सेपरेट नहीं चाहिए, पुनः पैक्ट आप लोगों ने जाना है। ये सब आगे मतलब इसके बीच में बहुत सारी स्टेजेस है, अब मैं स्किप करूंगा। लेकिन जब इंडिया हमारा आज़ाद हुआ तो आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली, और उसके बावजूद भी आज़ादी के बाद में हम स्टॉप नहीं है, क्योंकि हमें आज भी अदर इनेमीज का डर है। तो आज भी हमारी सैनिक, हमारी फौजें हमारा संरक्षण के लिए पूरा बॉर्डर पे तैनात है। इवन पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारा विद इन सिटी भी जो कुछ एक्टिविटीज होती है उसको ये करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट भी है। इसी तरह से हमारे सैनिक, हमारी जनता आज भी हमें घर में शांति से बैठने के लिए प्रयत्नशील है, आज भी हमें प्राणों की आहुति दे रहे हैं। तो आज के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी सैनिक जवान हैं उनकी आहुति और हमारे जो पूर्वजों ने हमको आज़ाद कराने के लिए जो एफर्ट्स किए हैं वो हम भूलेंगे नहीं हैं। और हमारा देश 1947 से आगे आज एक महासत्ता के रूप में उभर के आ रहा है। इसी तरह से हमारा देश आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए हम हमारा एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे एक प्रण करें कि हम देश को कंट्रीब्यूट करने के लिए हम योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।